हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर हिंदी आलोचना के विकास क्रम के अंतर्गत छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना के ऊपर। इससे पहले मैंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना पर बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी ने उन सभी लेक्चर्स को सुना होगा, नोट्स भी बनाया होगा और एक स्वरूप आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा कि आखिरकार हिंदी आलोचना क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना को देखेंगे और काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण लेक्चर है। और इसके बाद एक और लेक्चर बचेगा, तब इसके बाद हिंदी आलोचना का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं एक टेस्ट आप सभी का लूँगा, तो कंप्लीट हो जाएगा हिंदी आलोचना। तो चलिए देखते हैं। द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः नैतिक एवं सुधारवादी थी। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में भी इस जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसीलिए इस युग के समीक्षक काव्य की उत्कृष्टता की परख नैतिकता के स्तर पर ही करते थे। आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला की संबंध में एक घटना सुना होगा कि निराला ने जब जूही की कली नामक रचना को सरस्वती में प्रकाशित करने के लिए भेजा था, तो उस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सवाल खड़े कर दिए कि इसमें नैतिकता का अभाव है, ये कविता नहीं छापी जा सकती है। तो ये वही बात कही जा रही है, नैतिक एवं सुधारवादी प्रवृत्ति थी द्विवेदी युग की। कई बार एग्जाम में प्रवृत्ति से संबंधित भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये प्रवृत्ति आप खास तौर से ध्यान में रखिए। बाकी द्विवेदी युग की एक खास प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। तो नैतिक एवं सुधारवादी प्रवृत्ति के कारण ही आलोचना पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल का रसवाद आलंबन में ऐसे धर्मों की प्रतिष्ठा पर बल देता था जो लोक के लिए आदर्श उपस्थित करते हुए उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। इसीलिए उन्होंने ऐसे काव्य को उत्कृष्ट माना जिसका लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो, जिसका नायक लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो, अर्थात पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के दमन में तत्पर हो। जिस काव्य का नायक सुख, सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेम पीड़ा में ही लीन रहता है, उसकी महत्ता आचार्य शुक्ल को मान्य नहीं थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यानी कि शुक्ल ने भी अपने आलोचना दृष्टि में नैतिकता को प्रमुखता दी थी। तो एक तरीके से इन लोगों के प्रतिमानों के खिलाफ एक प्रतिक्रियात्मक आलोचक तैयार हुए, जिनमें नाम है तरुण कवियों प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और रामकुमार वर्मा आदि ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को काव्य के लिए अनावश्यक समझा। इन कवियों ने काव्य के नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। यानी कि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी को मूल रूप से आप कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन इनके समय में जो भी आलोचक थे और उनकी आलोचना दृष्टि थी, उसकी प्रतिक्रिया में इन्होंने सोचा कि अब कुछ हमें भी लिखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने भी लिखा, जैसा कि आपने निबंध में भी देखा कि प्रसाद का एक खास निबंध था काव्य कला और अन्य निबंध, ठीक है। इसी तरीके से पंत ने भी लिखा, निराला ने भी लिखा, महादेवी वर्मा ने भी ढेर सारे निबंधों को लिखा। निबंधों के अलावा इन लोगों ने आलोचना में भी लिखना शुरू किया। कारण था नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को इन्होंने अनावश्यक माना। कवि पंत के शब्दों में नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागनियाँ, नई कल्पनाएं फूट पड़ी। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें नई नई ही बता रहे हैं पंत। इन नवोन्मेष के परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य में व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। उसका यही व्यक्ति भाव प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुआ। छायावादी कवियों ने वैयक्तिक भावानुभूति, स्वाधीन चेतना, कल्पना की अतिशयता, भाषा की कोमलता, अभिव्यक्ति में लाक्षणिक एवं चित्र व्यंजनात्मक शैली के प्रयोग तथा सौंदर्य प्रियता पर अधिक बल दिया। इन कवियों के मूल्यांकन के लिए जिस नवीन समीक्षा सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई उसे छायावादी, स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी आलोचना कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं बताई गई हैं, वैयक्तिक भावानुभूति, स्वाधीन चेतना, कल्पना की अतिशयता, भाषा की कोमलता, ये सब छायावाद की भी विशेषताएं हैं। बाद में छायावादी कवियों ने जिस नवीन समीक्षा की स्थापना की उसको कहा गया छायावादी, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचना।
एक प्रश्न आता है, षष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का नाम आता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखिए, जिसपे कि हम आगे बातचीत करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना पर, तो स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ में पंडित नंद दुलारे वाजपेयी माने जा सकते हैं। वाजपेयी जी ने भारतीय रस सिद्धांत को पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़कर इन शब्दों में अपने काव्यादर्श की घोषणा की। उनके अनुसार काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है, उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया है और उसकी परीक्षा के स्वतंत्र साधन है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। ठीक यही घोषणा अपनी काव्य प्रतिभा के उन्मेष काल में प्रसाद जी ने हिंदू के माध्यम से की थी। प्रसाद जी का गहरा संबंध था हिंदू पत्रिका से, इनकी कहानी भी इसमें छपी थी। तो आलोचना में आलोचनात्मक निबंधों को भी हिंदू ने ही छापा था। ठीक जैसा कि नंद दुलारे वाजपेयी ऊपर लिख रहे थे, वैसा ही प्रसाद जी ने हिंदू के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधि या निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। यानी ये सब लोग क्यों लिखना शुरू किए? जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि ने अपने आलोचनात्मक प्रतिमान के आधार पर रचनाओं को प्रकाशित और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो युवा उस समय लेखक थे, कवि थे, उनके मन में एक विद्रोह टाइप का भाव जगा और उन्होंने खुद बताना शुरू किया कि ये जो लोग प्रतिमान गढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, साहित्य को बांध कर नहीं रखा जा सकता। और तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लोग क्या क्या कह रहे हैं। इससे प्रकट है कि द्विवेदी युग के भीतर ही स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियाँ स्फुटित होने लगी थी। तो जो युवा कवि या लेखक थे, नए स्वर को जन्म दे रहे थे, उसी को कहा गया स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति। साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति ही स्वच्छंदतावाद का केंद्रीय तत्व है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति ही स्वच्छंदतावाद का केंद्रीय तत्व है। कल्पना चारुता, आनंद प्रियता, भावात्मकता, मानवतावाद, राष्ट्रीयता, रहस्यात्मकता आदि विशेषताएं तो इसके अनुसारी परिणाम के रूप में ही इसमें स्वतः आ जाती हैं। स्वच्छंदतावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि स्वच्छंदतावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण यानी कि भारतीय रूप कहा जा सकता है। आलोचकों ने पंत जी के पल्लव की तुलना वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिरिकल बैलेट्स से की है और उसे हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो बताया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस रचना पंत जी के किस रचना को मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो ये है पल्लव। और मैंने अभी रचनाओं का कालक्रम भी बताया था, तो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी तुलना की गई है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिरिकल बैलेट से। आपको मैंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी पढ़ाया था। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज काफ़ी गहरे दोस्त थे और इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेट्स नाम की एक किताब को संपादित किया था। तो पंत ने जब पल्लव लिखा तो लोगों ने कहा कि ये हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो है। हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों पर वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स आदि का प्रभाव भी स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में स्वच्छंदतावादी या छायावादी आलोचना को पाश्चात्य रोमांटिक साहित्य के समकक्ष सरलता से रखा जा सकता है। दोनों एक ही प्रकार की परिस्थितियों की उपज भले ही न हो, या दोनों में सभी बातों की समानता भी चाहे न हो, किंतु काव्य की स्वतंत्र सत्ता, उसमें व्यक्ति चेतना का महत्व, कल्पना तत्व की प्रधानता, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, विस्मय और प्रेम का भाव तथा आनंदवादी उद्देश्य दोनों में ही समान रूप से मान्य है। तो कहाँ कहाँ समानता की बात की जा रही है? काव्य की स्वतंत्र सत्ता, व्यक्ति चेतना, कल्पना तत्व, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, विस्मय और प्रेम और आनंदवादी उद्देश्य, इस सब में क्या है? समानता है छायावादी और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति में। ठीक है। पंत जी की भांति अन्य छायावादी कवियों ने भी अपनी रचनाओं के साथ लंबी भूमिकाएं लिखकर छायावाद की विशेषताओं को स्पष्ट किया और प्रकारांतर से छायावादी समीक्षा दृष्टि को पुष्ट और समृद्ध किया। एक चीज़ और
सामने उभर कर आती है कि अब कवि या लेखक आलोचकों के ऊपर निर्भर नहीं थे। जब भी वे कविताएं लिखते थे तो कविताओं के लिखने के पहले वो एक लंबी भूमिका भी लिख देते थे, ताकि क्लियर हो जाए कि वो किस उद्देश्य से अपनी कविता को लिख रहे हैं। वही काम पंत जी ने किया, पल्लव में किया था, और बाद में उसको मैनिफेस्टो भी कहा गया, घोषणा पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचकों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र उल्लेखनीय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कई बार पूछ लिया जाता है कि मार्क्सवादी आलोचक कौन है, प्रगतिवादी आलोचक कौन है, नई समीक्षा में कौन शामिल है, छायावादी आलोचक कौन है, या फिर स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है या नहीं। इस तरीके से प्रश्न इस समय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान में रखिए कि नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, ये लोग छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचकों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ तक नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला और पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी एवं सौंदर्यबोधक मूल्यों की दृष्टि से की है। इन्हें छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन में लिख देता है कि ये बृहत्त्रयी है, लेकिन पूरी स्टोरी आपको अब समझ में आ रही होगी कि नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में फेमस रहे हैं, जिनको कि सौष्ठववादी आलोचक भी कहा जाता है, इन्होंने प्रसाद, निराला और पंत की समीक्षा की और उनको कहा कि ये छायावाद के बृहत्त्रयी के रूप में माने जा सकते हैं। आचार्य शुक्ल की नैतिक एवं लोकमंगल केंद्रित आलोचना दृष्टि का अतिक्रमण करके आपने सौंदर्य बोधात्मक एवं सांस्कृतिक आलोचना दृष्टि की प्रतिष्ठा की। कहा जाता है कि हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर पहला कड़ा प्रहार करने वाले जो आलोचक हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि ने लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भी प्रतिमान थे उस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो सबसे पहले अगर कोई सवाल उठाया आचार्य शुक्ल की नैतिक एवं लोकमंगल केंद्रित आलोचना दृष्टि पर, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने उठाया और उन्होंने सौंदर्य बोधात्मक एवं सांस्कृतिक आलोचना दृष्टि की प्रतिष्ठा की। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह ऐतिहासिक महत्व का कार्य समझा जाएगा, जैसा कि मैंने बताया भी। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी एवं रविंद्र की मानववादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी एक अलग तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं। उन्होंने गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर की मानववादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। उनकी समीक्षा पद्धति में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव लक्षित होता है। वे छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अभिभूत थे। उनकी समीक्षा इस प्रभावाभिव्यक्ति के रूप में सामने आई। और शांति प्रिय द्विवेदी से संबंधित एक प्रश्न आता है, उन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। इस टाइप से उन्होंने एक कथन है उनका, जो कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। शांति प्रिय द्विवेदी के बाद अगला नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र की एक खास परिभाषा बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, छायावाद के संदर्भ में है, वो सब आप सभी को याद भी होगी, आगे देखेंगे तो उसको बताएंगे भी। डॉक्टर नगेंद्र ने सन 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत की समीक्षा छायावादी स्वच्छंदतावादी मूल्यों की दृष्टि से की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि उन्होंने एक बुक लिखी है सुमित्रा नंदन पंत, जिसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था, और इसका मूल्यांकन डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी स्वच्छंदतावादी मूल्यों की दृष्टि से की। यह समीक्षा अधिक संतुलित एवं तर्कपूर्ण है। 1940 ईस्वी तक आते आते छायावाद हराशान्मुख हो गया। स्वयं छायावादी कवि कल्पना के स्वप्न लोक से उतरकर धरती पर आ गए। यानी कि आप जानते हैं कि छायावाद का जो समय था 1936 तक था, 1918 से लेकर 1936, तो 1940 तक आते आते धीरे धीरे छायावाद का जो प्रभाव था या फिर उस प्रवृत्ति पर आधारित जो कविताएं लिखी जा रही थी वो कम हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो छायावादी कवि है वो ज़्यादा कल्पनाशील था, उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं कि छायावादी कवि कल्पना के स्वप्न लोक से उतरकर धरती पर आ गए, मतलब जो यथार्थवाद है उस पर आधारित वो कविताएं लिखना शुरू किए। जैसे कि आपने निराला का नाम सुना होगा, उन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा, इसके बाद वह तोड़ती पत्थर लिखा, तोड़ती पत्थर, तमाम ऐसी प्रगतिवादी चेतना पर आधारित उन्होंने कविताएं लिखी। तो यही कहा जाने लगा कि अब तक जो छायावादी कवि हैं वो कल्पना के लोक में थे, जिनका भारतीय आम जनजीवन से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने प्रकृति से कोई बात कर रहा है, कोई अपनी दुख पीड़ा को सुना रहा है, लेकिन फिर उन्होंने जनता को भी ध्यान में रखना शुरू किया। इसी को वो कह रहे हैं कि धरती पर आ गए। इसके साथ ही स्वच्छंदतावादी आलोचना का भी ह्रास हुआ और देखते देखते प्रगतिवादी कविता का दौर आरंभ हुआ, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। इसके साथ ही प्रगतिवादी या समीक्षा
सिद्धांत पद्धति का भी उदय हो गया। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के विकास काल में ही हिंदी में एक अन्य आलोचना पद्धति का उन्मेष देखा गया जिसे प्रभाववादी समीक्षा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके उन्मेष के मूल में ही छायावाद की भावुकता ही प्रधान थी। इसलिए यहाँ पर संक्षेप में इसका निदर्शन अवांछित न होगा, यानी कि अगर इस पर बातचीत करें तो वो बुरा नहीं होगा। जब छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना चल रही थी तो उसी समय एक छोटी सी धारा चल रही थी जो बहुत लंबी नहीं हुई, उसका नाम है प्रभाववादी समीक्षा। अब वो क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रभाववादी आलोचना काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि प्रभाववादी समीक्षा क्या है तो आप यही बताएंगे कि काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है। इसमें सहृदय आलोचक सबसे पहले काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है, फिर उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचाता है। इस समीक्षा में आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है और प्रायः आलोच्य विषय से दूर चला जाता है। प्रभाववादी समीक्षक कलाकृति से प्रभावित होकर नूतन कला को जन्म देता है। एक प्रकार से वह आलोच्य कवि का समानधर्मी बनकर सामने आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रभाववादी समीक्षक हैं वो उनके अंदर कवि हृदय एक तरीके से मौजूद रहता है। ऐसे लगता है कि वो आलोचना नहीं बल्कि कविता लिख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की आलोचना करते समय प्रभाववादी आलोचना का आभास दिया था, जबकि मैं द्विवेदी योगिन हिंदी आलोचना में बातचीत करते हुए इसको तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत बताया था। लेकिन अगर प्रभाववादी आलोचना का हम देखें कि सूत्रपात कहाँ से दिखाई पड़ता है तो वो पद्म सिंह शर्मा के बिहारी सतसई की आलोचना से दिखाई पड़ता है। छायावादी युग के आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना प्रायः प्रभाववादी ढंग से की गई है। मार्क्सवादी खेमे के विचारक श्री भगवत शरण उपाध्याय ने गुरु भक्त सिंह भक्त की नूरजहाँ की आलोचना इसी पद्धति पर की है। वे स्वयं कहते हैं, नूरजहाँ के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा, फलतः कुछ अनुकूल अंतर्ग्रंथियाँ खुल पड़ी। मैं एक बात को स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं, प्रत्युत सहानुभूति और समानधर्मी का है। मैं प्रभाववादी हूँ, जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता। यूँ उपाध्याय जी प्रगतिशील विचारक हैं। हालांकि यहाँ पर नूरजहाँ का मूल्यांकन करते हुए वो प्रभाववादी अपने को मानते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो प्रगतिशील विचारक हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्ध लेखक भी रचना विशेष से प्रभावित होकर प्रभाव विव्यंजक शैली में आलोचना कर सकता है। छायावाद युग के अन्य आलोचकों में कहीं कहीं प्रभाव विव्यंजन की झलक मिलती है। यह होते हुए भी हिंदी आलोचना साहित्य में प्रभाववादी समीक्षा का उचित विकास नहीं हो पाया। मार्क्सवादी समीक्षा की बौद्धिक तर्कपूर्ण एवं वस्तु विश्लेषी पद्धति ने इसके विकास को रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। आगे बात करते हैं कि स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचनाओं के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में तीन तरीके की आलोचना दृष्टियाँ पैदा हुई, जिसमें कि समाजशास्त्री या प्रगतिवादी, मनोविश्लेषक या अंतःचेतनावादी और तीसरा ऐतिहासिक या सांस्कृतिक। इन तीन नवीन से मिश्रित सिद्धांतों एवं पद्धतियों का विकास हुआ। इनके साथ द्विवेदी युग में विकसित शास्त्रीय समीक्षा पद्धति या सैद्धांतिक समीक्षा एवं अनुसंधानपरक समीक्षाओं का भी विशेष उत्कर्ष हुआ, जिसका कि हम आगे विवेचन करेंगे। और रामचंद्र तिवारी की जब पुस्तक आप खुद से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलने में मेरी जो भी कोशिश है वो कामयाब हो रही होगी। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लग रहा है। किताबों को पढ़ने के लिए ये लेक्चर आपको प्रेरित कर रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने 24 घंटे का समय निकालकर 1 घंटे भी आप इसको देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत ऐसे ही होती है। आप प्रेरित होकर जब पढ़ना शुरू करेंगे तो अनायास आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रभाववादी आलोचना के बाद आलोचना 3 धाराओं में बट गई, तीनों का मैंने नाम बताया। अब एक एक करके उस पर हम बात करते हैं। अगर बात करें मनोवैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी आलोचना के ऊपर, तो मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स फ्रायड यानी कि सिगमंड फ्रायड का अंतःचेतनावादी कला सिद्धांत है, जिसको कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रायड के अनुसार मानव मन की अनेक वासनाएं धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों के कारण अंतर मन में दबी रह जाती हैं। ये वासनाएं अवचेतन मन से
चेतन क्षेत्र में आने तथा व्यक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिगमंड फ्रायड एक मनोचिकित्सक थे और वो मन के आधार पर ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे और उन्होंने मन के 3 भागों को बांटा है, जिसके बारे में हमने बताया भी। मानव का यह अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। चेतन और अवचेतन के बीच की अर्धचेतन स्थिति भी होती है, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था। इसी से होकर दमित वासनाएं अवचेतन मन में प्रविष्ट होती रहती हैं। ये दमित वासनाएं काम मूला होती हैं, ठीक है, यानी कि डिजायरफुल होती हैं। कला और साहित्य के माध्यम से इन वासनाओं की अभिव्यक्ति सुंदरतम रूप में होती है, क्योंकि यहाँ इनका उदात्तीकरण हो जाता है। कलाकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जब उसकी प्रेम, यश, धन, शक्ति संबंधी इच्छाएं यथार्थ जगत में पूर्ण नहीं हो पाती तो वह अपनी वासनाओं की तुष्टि कल्पना लोक में करने लगता है। इस व्याख्या के अनुसार काव्य कला दमित काम वासना की ही काल्पनिक अभिव्यक्ति है, ऐसा मनोविश्लेषणवादी आलोचक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना कवि के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के बल पर उन वासनाओं का विश्लेषण करती है जो कवि के मन में दमित रह गई होती हैं, यानी कि दबी रह जाती हैं, कवि उसको खुलकर नहीं कह पाता है, और जिनकी अभिव्यक्ति उसकी काव्य कृतियों में होती है, और इसकी अभिव्यक्ति वो अपने रचनाओं में करता है। फ्रायड के बाद उसके शिष्य एडलर और युंग ने उसकी मान्यताओं को व्यापक आधार देने की चेष्टा की। तो ध्यान में रखिए कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों को किस पर आधारित हैं, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किस पर आधारित हैं। तो फ्रायड का नाम न देकर कई बार एडलर और युंग का नाम देता है। तो ध्यान में रखिए कि फ्रायड के शिष्य थे एडलर और युंग, उनकी मान्यताओं को व्यापक आधार देने का इन्होंने प्रयास किया। एडलर ने काम वासना से अधिक महत्व अधिकार भावना को दिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि शिष्य कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु को ही फॉलो करे। यहाँ पर एडलर ने काम वासना से अधिक अधिकार भावना को महत्व दिया। उसने अधिकार भावना को शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि से उद्भूत माना और कला को इस हीनता की पूर्ति का साधन बताया। इसके बाद नाम आता है युंग का। युंग ने फ्रायड की काम भावना और एडलर की अधिकार भावना दोनों को ही एकांगी बताया। उसने अचेतन मन के भी 2 भेद स्वीकार किए हैं, वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। तो युंग आप देख रहे हैं कि एक कदम आगे ही चल रहा है। वो एडलर और फ्रायड दोनों के विचारों से अपना भिन्न विचार यहाँ पर रख रहा है, और अचेतन मन के उन्होंने 2 भेद किए, वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। उनके अनुसार यह सामूहिक अचेतन हमारी समस्त शक्तियों का अंधकारमय कोश है। इसमें हमारे पूर्वजों के लाखों वर्षों के अनुभव तथा विश्व में घटित युगों युगों की ऐतिहासिक घटनाएं परत दर परत संचित रहती हैं। यह अनुभव अभिव्यक्ति के लिए बिंबों और प्रतीकों का सहारा लेते हैं। संसार के साहित्य में ऐसे अनेक आद्य बिंब लक्षित किए जा सकते हैं जिनकी व्याख्या से मानव की विकास यात्रा की आदिम स्थितियां स्पष्ट होती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह इस विषय में लिखते हैं कि आदि बिंब और मिथक लगभग एक ही चीज़ है। वे कहते हैं मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है जिसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता था। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। किसी युग विशेष में जब व्यक्ति या समष्टि का चेतन दृष्टिकोण पुराना पड़ जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए यह सामूहिक अचेतन क्रियाशील होता है, और प्रतिभावान युग दृष्टा या कवि इस सामूहिक अचेतन से प्रेरित होकर उस नवीन युग चेतना को लेकर सामने आता है जिसकी आवश्यकता जन जन को होती है। युंग की मान्यता का आधार अधिक व्यापक है और इसलिए इसके द्वारा युग विशेष की काव्य चेतना की अधिक उचित व्याख्या हो सकती है। तो एक तरीके से आपने देखा कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना फ्रायड, एडलर और युंग के विचारों पर आधारित थी, और तीनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े अंतर भी हैं। अगर हिंदी आलोचना में बात करें तो इनसे प्रभावित कौन रहा है, जो कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है। हिंदी में इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक माने जा सकते हैं। साहित्य सर्जना 1940 में लिखकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रतिष्ठा की। एक तरीके से आप देख रहे हैं इलाचंद जोशी, जिसको कि आप उपन्यास में भी पढ़ेंगे, निबंध में भी आपने पढ़ा, और आलोचना में भी इन्होंने काम किया है। इनकी खास रचना साहित्य सर्जना, जिसका प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में हुआ था, इसी से मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत मानी जा सकती है। उसके बाद विवेचना 1948 में लिखा, विश्लेषण 1954 में,
देखा परखा 1957 में। तो देखा परखा काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सब जो रचनाएं हैं सब इलाचंद जोशी की हैं। आदि कृतियों में उनका मनोवैज्ञानिक आलोचक निरंतर सजग रहा है। जोशी के अनुसार हिंदी का भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का ही प्रतीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, कभी भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का ही प्रतीक है, किसने कहा है? इलाचंद जोशी ने कहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इलाचंद जोशी ने कहा भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का ही प्रतीक है। छायावादी काव्य में भी उन्होंने यौन संबंधी मनोभावनाओं को ही शब्द जाल में अवगुंठित शालीन स्थिति के रूप में देखा है। तो भक्ति काव्य पर तो उन्होंने सवाल उठाया ही, छायावादी काव्यों के बारे में भी उन्होंने बोला कि यौन संबंधी मनोभावों को ही शब्द जाल में अवगुंठित कर शालीन स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया। जोशी जी के चिंतन पर फ्रायड के काम मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव है। तो एक तरीके से जब भी काम कुंठा इत्यादि से संबंधित कोई कोटेशन आए और उसमें इलाचंद जोशी का नाम हो तो निसंदेह आप उसको सही उत्तर मानिए। आगे अगर बात करें तो इस आलोचना क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज उपाध्याय और अज्ञेय का नाम भी उल्लेखनीय रूप से दिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नगेंद्र किस तरीके के आलोचक हैं। रसवादी हैं, अलंकारवादी हैं, ध्वनिवादी हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं, क्या हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा कि वे रसवादी आलोचक हैं, किंतु वे मनोविज्ञान को रसवाद का पूरक मानते हैं। उन्होंने अपने रसवाद में मनोविज्ञान को भी शामिल किया है। अज्ञेय के अनुसार अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर कलाकार जब विद्रोह कर देता है तो उसका यह विद्रोह ही कलात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार अज्ञेय ने प्रकारांतर से कला के मूल में ही हीनता की अनुभूति और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न की बात को ही व्यक्त किया है। तो अज्ञेय ने विद्रोह को इसमें शामिल कर लिया है। विद्रोही कलात्मक सृष्टि की रूप में ही अपने रचनाओं को प्रस्तुत करता है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने हिंदी कथा साहित्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छी आलोचना की है। यानी कि देवराज उपाध्याय भी मनोविश्लेषणवादी आलोचक के रूप में हैं। इनकी जो रचना है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के बाद ज्वाला प्रसाद खेतान ने अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति लिखकर उनके उपन्यासों में चिरंतर नारी के आद्य निम्न और काव्य कृतियों में विज्ञ पुरुष के आद्य बिंब का अनुसंधान किया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रचना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। पश्चिम में इस प्रकार के अध्ययन की समृद्ध परंपरा है। मनोविश्लेषण के चलते रचनाकार की रचना प्रक्रिया का भी अध्ययन होने लगा है, किंतु इस समीक्षा पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना मनोविश्लेषण के सहारे कथा साहित्य में पात्रों के आचरण की व्याख्या कर सकती है तथा वर्णित और घटित घटनाओं के आधारभूत मनोवैज्ञानिक कारणों का अनुसंधान कर सकती है। पुरुष और नारी पात्रों में आद्य पुरुष और नारी के बिंबों की झलक देखी जा सकती है। रचनाकार द्वारा प्रयुक्त विशेष प्रकार के प्रतीकों और बिंबों के भीतर छिपे अभिप्राय की व्याख्या कर सकती है। मिथकीय रचनाओं और कल्पनाओं के भीतर छिपे हुए जीवन सत्य का उद्घाटन कर सकती है। फैंटेसी के भीतर झिलमिलाते हुए यथार्थ का विवेचन कर सकती है, किंतु साहित्य और कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती। कहा जा सकता है कि कला का केवल वही पक्ष जो कलात्मक रूप विधान की प्रक्रिया से संपृक्त है मनोविज्ञान का विषय हो सकता है। जो पक्ष कला की आधारभूत प्रकृति से संबद्ध है वह सदैव मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। इसलिए इधर मनोवैज्ञानिक आलोचना का जोर कम पड़ गया है। यानी कि मनोवैज्ञानिक आलोचना ज़्यादा दिन तक नहीं चली, बाद में दूसरी धारा आगे बढ़ गई। अब मिथकीय चेतना का प्रचलन बढ़ गया है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर जगदीश श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्वनी पराशर, डॉक्टर उषा पुरी, विद्या वाचस्पति, शंभुनाथ आदि की मिथकीय आलोचनाएं उल्लेखनीय हैं। अगर आगे हम बात करें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना के ऊपर, तो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना आलोच्य कृति का मूल्यांकन इतिहास एवं संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में करना चाहती है। वर्तमान के किसी भी गंभीर, जटिल एवं उलझनपूर्ण समस्या का कारण कभी कभी सुदूर अतीतवर्ती किसी महान ऐतिहासिक घटना में ढूंढा जा सकता है। इसीलिए युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए हमें समूची ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अनुशीलन करना होगा। हिंदी में अगर बात करें ऐतिहासिक आलोचना और सांस्कृतिक आलोचना के अंतर्गत कौन कौन आलोचक शामिल हैं, तो इसमें
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की समीक्षाएं आती हैं। ऐतिहासिक आलोचना के अनुसार मानव समुदाय की चिंतनशीलता देश काल के अनुसार परिवर्तित होते हुए भी परंपरा में बधी होती है। इसी कारण निर्गुण संतों को समझने के लिए हमें नाथपंथियों एवं बौद्ध सिद्धों का भी अध्ययन करना पड़ सकता है। हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों को हमें अपभ्रंश साहित्य में से संबद्ध करके देखना पड़ता है। तो आप देखेंगे कई बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों और सिद्धों पर काफ़ी काम किया है। कारण यही है कि वे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। समीक्षा की यह ऐतिहासिक पद्धति व्याख्यात्मक आलोचना का ही एक पूरक अंग है। इसका उपयोग आचार्य शुक्ल ने भी जायसी की आलोचना में किया था, किंतु इसका आदर्श रूप उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनाओं में दिखाई पड़ता है, जिसमें कि हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी में, कबीर 1942 में एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रस्फुटित हुआ। यानी कि ये तीन जो आलोचनात्मक कृतियाँ रही हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कई बार इनका कालक्रम भी पूछ लिया जाता है और स्वतंत्र रूप से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान में रखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद परशुराम चतुर्वेदी की उत्तर भारत की संत परंपरा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भूषण ग्रंथावली की भूमिका इसका अच्छा उदाहरण है। यानी कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना में परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ मिश्र की भी भूमिका अच्छी रही है और उनकी रचनाओं का नाम भी आप ध्यान में रखिए। चतुर्वेदी जी में वैज्ञानिक अन्वेषक की तटस्थता अधिक है, जबकि द्विवेदी जी तटस्थ नहीं रह पाते और उनकी संवेदनशीलता उभर कर आती है। इधर हिंदी के शोध प्रबंधों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के अध्ययन को महत्व देकर इस समीक्षा पद्धति की उपयोगिता स्वीकार की जा रही है। ऐतिहासिक आलोचना एक प्रकार से साहित्य की इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि ऐतिहासिक आलोचना एक प्रकार से साहित्य इतिहास दृष्टि को उजागर करती है। इसी को आधार बनाकर डॉक्टर मैनेजर पांडे ने एक किताब भी लिखी है, साहित्य इतिहास दृष्टि। इधर हिंदी में भी साहित्य के इतिहास दर्शन पर कार्य होने लगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा नलिन विलोचन शर्मा ने। ये सब इन्हीं आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप ही लिखने शुरू हुए। इतिहास दर्शन ऐतिहासिक सांस्कृतिक समीक्षा के सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करता है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा बदलती रही है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक समीक्षा का स्वरूप भी बदलता रहा है। साहित्य सापेक्षिक दृष्टि से ही कालजयी होता है। उसकी अंतर्वस्तु और रूप दोनों ही देश कालबद्ध होते हैं। इस प्रकार युगबोध के संदर्भ में साहित्य का मूल्यांकन एक प्रकार से ऐतिहासिक समीक्षा की सीमा में ही आता है। किसी भी साहित्य को शाश्वत न मानकर उसकी देश कालबद्धता को रेखांकित करने वाली समीक्षा ऐतिहासिक ही मानी जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आलोचना दृष्टि सी। आगे बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया भी था कि द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में शास्त्रीय एवं अनुसंधानपरक समीक्षाएं भी लिखी जा रही थी और उनकी जो धारा थी लगातार आगे बढ़ रही थी। छायावाद और उसके बाद भी शास्त्रीय समीक्षाएं लिखी जा रही थी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार इससे प्रश्न आते रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन से रचनाएं हैं और कौन कौन से आलोचक हैं। हम देख आए हैं कि द्विवेदी युग में शास्त्रीय समीक्षा या सैद्धांतिक समीक्षा का विकास दो रूपों में हुआ था। कुछ आलोचकों ने तो रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में नवीन विवेचनापूर्ण लक्षण ग्रंथों की ही रचना की थी और कुछ ने संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का समन्वय करके सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन किया। ठीक है। छायावाद युग में शास्त्रीय विवेचन कुछ रुक सा गया था, यानी कि छायावाद में कुछ कम हुआ था। छायावादोत्तर युग से लेकर अब तक इन दोनों परंपराओं का पुनः महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इधर नवीन लक्षण ग्रंथों की रचना न करके विद्वानों ने संस्कृत के मूल सिद्धांतों का ही हिंदी में भाष्य सहित प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत करने में अपूर्व उत्साह दिखाया है। हिंदी अनुसंधान परिषद दिल्ली, ध्यान में रखिए कहाँ पर है, हिंदी अनुसंधान परिषद दिल्ली ने काव्यादर्श यानी कि दंडी की रचना है काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्र, वामन, ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक, काव्य मीमांसा, राजशेखर, औचित्य विचार चर्चा, क्षेमेंद्र, काव्य प्रकाश, मम्मट, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त, नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र आदि के सिद्धांतों का प्रामाणिक संस्करण हिंदी में अवतरित करके बड़ा भारी काम किया है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवित, औचित्य विचार चर्चा, काव्य मीमांसा, काव्य प्रकाश, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण। साहित्य दर्पण का नाम आपने सुना होगा, काव्य दर्पण का भी नाम सुना होगा। यहाँ पर
नाट्य दर्पण है। नाटक से संबंधित सबसे पहला ग्रंथ नाट्यशास्त्र था, लेकिन रामचंद्र गुणचंद जो कि हेमचंद के शिष्य माने जाते हैं, इन्होंने नाट्य दर्पण लिखा है। तो इस तरीके से ये सभी रचनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार परिषद ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथों अरस्तु के काव्यशास्त्र, लॉन्जाइनस के दी सबलाइम, होरेस के आर्स पोएटिका का भी हिंदी में अनुवाद कराया। इन ग्रंथों से हिंदी काव्य शास्त्र समृद्ध हुआ। आप देख रहे हैं कि 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, तो उन्होंने तमाम ग्रंथावलियों को संपादित किया, शोध प्रबंधों को प्रकाशित करवाया। और यहाँ पर हिंदी अनुसंधान परिषद दिल्ली इस बार इसमें आगे दिखाई पड़ रहा है। और उसने क्या किया कि जितने भी संस्कृत काव्यशास्त्री रचनाएं थीं या फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रचनाएं थीं, उनको हिंदी के नए संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहे हैं सब। पाश्चात्य एवं भारतीय सिद्धांतों के समन्वित आधार पर सिद्धांत ग्रंथों की रचना भी कम नहीं हुई है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। साहित्य शास्त्र रामकुमार वर्मा ने लिखा। काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र, जो कि हम अभी पढ़ते भी हैं। समीक्षा शास्त्र सीताराम चतुर्वेदी। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी। आलोचना का इतिहास तथा सिद्धांत SP खत्री आदि पर्याप्त गंभीर और विश्वसनीय सामग्रियाँ दे सकी हैं। तो इन रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिए। साहित्य शास्त्र किसका है? काव्य शास्त्र। समीक्षा शास्त्र, नए साहित्य नए प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नंदुलारे वाजपेयी का। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विवेचन भी अब थोड़ा बहुत होने लगा। इस क्षेत्र में पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत लीलाधर गुप्त, रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय, पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल आदि कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि हम धीरे धीरे पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर भी काम करना शुरू किए और उसको समझने की कोशिश की कि क्या है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और अलग अलग किताबें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों के कोश और विश्वकोश भी निर्मित होने लगे। राजेंद्र द्विवेदी का साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्य कोश, प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित हुआ, जो कि सामने आया। यह एक सामूहिक प्रयास है और अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। यह सब कुछ होने पर भी काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का जैसा गंभीर तात्विक मर्मग्राही एवं संश्लिष्ट विवेचन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसका अभाव बना हुआ है। उपयुक्त ग्रंथों में मात्र सामग्री उपस्थित की गई है, तत्व का विवेचन नहीं किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र का बहुचर्चित ग्रंथ रस सिद्धांत 1964 भी इसकी पूर्ति नहीं कर सका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसमें संदेह नहीं कि डॉक्टर नगेंद्र ने बड़े परिश्रम और सावधानी से रस के संबंध में संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध समस्त सामग्री को क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से सजा दिया है, किंतु ग्रंथ का बहुत बड़ा भाग मौलिक आख्यान न होकर अनुशीलन परक है। नवीन चिंतन और विचार की दृष्टि से सबसे सशक्त अंतिम अध्याय रस सिद्धांत शक्ति और सीमा है। कई बार रस सिद्धांत न पूछकर ये पूछ लिया जाता है कि रस सिद्धांत शक्ति और सीमा किसने लिखा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसको लिखा है। आगे बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत को मानववाद के दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित करके मानकर उसके माध्यम से निरंतर विकासमान कला चेतना का मूल्यांकन संभव माना है। किंतु इस क्रम में अनेक आधुनिक सिद्धांतों के साथ रस की संगति सिद्ध करते हुए रस के प्रति उनका आग्रह भी उभर कर सामने आया है। पिछले 40 वर्षों में इस क्षेत्र में पर्याप्त काम हुआ है, इसीलिए इनको रसवादी सिद्धांत आलोचक भी माना गया है। शास्त्रीय समीक्षा के महत्वपूर्ण ग्रंथों में राममूर्ति त्रिपाठी कृत औचित्य दर्शन, रस विमर्श, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्य विमर्श। देख रहे हैं राममूर्ति त्रिपाठी ने बहुत काम किया है शास्त्रीय समीक्षा में। 3-4 किताबें उनका यहाँ किताबों का नाम यहाँ पर है। इसके बाद तारकनाथ बाली कृत रस सिद्धांत की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या, भगीरथ मिश्र की काव्य मनीषा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, निर्मला जैन की रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र इम्पॉर्टेंट है। निर्मला जैन जो कि डॉक्टर नगेंद्र की शोध छात्रा भी रही हैं और वर्तमान में ये प्रोफेसर भी हैं। इनकी बुक है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, और महिला आलोचकों में ये एक प्रमुख नाम है।
कुमार बिमल कृत सौंदर्य शास्त्र के तत्व, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित भारतीय काव्य सिद्धांत, जगदीश चंद्र जैन कृत पाश्चात्य समीक्षा दर्शन, शंकर देव अवतरे कृत काव्यांग प्रक्रिया, भगीरथ दीक्षित कृत अभिनव साहित्य चिंतन, रवि प्रकाश कृत हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप, प्रेमकांत टंडन कृत साधारणीकरण और सौंदर्यानुभूति के प्रमुख सिद्धांत, देवेंद्र नाथ शर्मा कृत पाश्चात्य काव्य शास्त्र, विजेंद्र सिंह कृत भारतीय काव्य सिद्धांत में वक्रोक्ति सिद्धांत आदि प्रमुख उल्लेखनीय किताबें हैं। अगर मार्क्सवादी समीक्षा के व्यापक प्रभाव की बात करें तो मार्क्सवादी समीक्षा के व्यापक प्रभाव के परिणाम स्वरूप अब मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का भी विवेचन होने लगा है। इस विषय पर शिव कुमार मिश्र कृत मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और कमला प्रसाद द्वारा संपादित मार्क्सवादी साहित्य शास्त्र महत्वपूर्ण प्रयास हैं। उपयुक्त कृतियों को सामने रखकर यह कहा जा सकता है कि हिंदी में काव्य शास्त्रीय चिंतन की परिधि विस्तृत हो गई। अब हम भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का अलग विवेचन करने के साथ ही दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने लगे। अन्य भारतीय काव्य शास्त्रों के काव्य भाषाओं के काव्य शास्त्रीय चिंतन के समकक्ष हिंदी के शास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण और मूल्य की परीक्षा कर रहे हैं। संस्कृत की काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के आलोक में आधुनिक हिंदी काव्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित काव्य स्वाद की प्रक्रिया के साधारणीकरण और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा में विकसित सौंदर्यानुभूति के सिद्धांतों का बारीकी से विवेचन कर रहे हैं। यह सब होने पर भी अभी यह हम दावा नहीं कर सकते कि हमने कोई मौलिक स्थापना कर ली है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अब हमें मौलिक स्थापनाओं की कठिनाइयाँ समझ में आने लगी हैं और हम अपना दायित्व समझने लगे हैं। तो ये तो थी शास्त्रीय समीक्षा। अब बात करते हैं अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, जो इस समय लिखी जा रही थी उसके ऊपर। द्विवेदी युग में अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना का आरंभ मात्र हुआ था। विगत 40 वर्षों में इस आलोचना का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसका प्रधान कारण यह है कि विश्वविद्यालयों में पीएचडी और डीलिट की उपाधियों के लिए प्रस्तुत होने वाले प्रबंधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो भी थीसिस जमा हो रही हैं, लोग डॉक्टरेट की उपाधियाँ पा रहे हैं और किसी न किसी विषय वस्तु पर उन्होंने अपना रिसर्च किया है। इसके कारण अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है, 1934 में स्वीकृत हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए हिंदी साहित्य में पहला पीएचडी करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिन्होंने कि 1934 में कंप्लीट किया था। इसके बाद क्रमशः हिंदी काव्य शास्त्र का विकास डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, तुलसी दर्शन, बलदेव मिश्र, तुलसीदास, माता प्रसाद गुप्त, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय, आधुनिक काव्य धारा डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर श्री कृष्णलाल प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। ये एक बार यूपीजीडीसी में ये प्रश्न आ चुका है, इसको ध्यान में रखिए। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। अष्टछाप और बल्भाचार्य संप्रदाय दीनदयाल गुप्त, सूरदास ब्रजेश्वर वर्मा। हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय। रीतिकाल की भूमिका में देव का अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग उदय भानु सिंह। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। चंद्रबरदाई और उनका काव्य विपिन बिहारी त्रिवेदी। राम कथा उत्पत्ति और विकास डॉक्टर कामिल बुल्के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, कई बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राम कथा उत्पत्ति और विकास, आप देख रहे हैं विदेशी व्यक्ति ने इस पर काम किया है, डॉक्टर कामिल बुल्के ने। अकबरी दरबार के हिंदी कवि डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल। आचार्य केशवदास, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित। हिंदी साहित्य में आलोचना का उद्भव और विकास भगवत स्वरूप मिश्र। ध्वनि संप्रदाय और इसके सिद्धांत भोला शंकर व्यास। अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर हरिवंश कोछड़। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती का ये सिद्ध साहित्य कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान डॉक्टर देवराज उपाध्याय। काव्य में रस आनंद प्रकाश दीक्षित। हिंदी को मराठी संतों की देन डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। सूरपूर्व ब्रज भाषा काव्य डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। अवध के प्रमुख हिंदी कवियों का अध्ययन डॉक्टर ब्रज किशोर मिश्र। हिंदी और तेलुगु के नाटक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पांडुरंग राव। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय भगवती प्रसाद मिश्र। हिंदी उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव एस एन गणेशन। ये वही एस एन गणेशन है
जिनका कि मैंने एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पर एक बुक बताया है। आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत डॉक्टर सुरेश चंद्रगुप्त। तुलसी दर्शन मीमांसा उदय भानु सिंह। कंब रामायण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन शंकर राजू नायडू। आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन मनोहर काले आदि महत्वपूर्ण शोध कृतियाँ प्रकाशित हैं। तो एक तरीके से जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं और वो इस टॉपिक कैसे चुनें, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए वो कोई नया टॉपिक बना सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि अनुसंधान परक कृतियों में बहुत सा अंश तथ्यपरक होता है जिसे आलोचना नहीं कहा जा सकता, किंतु उससे भी बड़ा सत्य है कि आलोचना दृष्टि के अभाव में अच्छा शोध प्रबंध नहीं लिखा जा सकता। शोध का विद्यार्थी शोध सामग्री का अनुशीलन करके तत्वों और मूल्यों का भी अन्वेषण करता है। इस प्रकार का अन्वेषण आलोचना दृष्टि की अपेक्षा रखता है। पिछले 40 वर्षों में संख्या और वैविध्य दोनों दृष्टियों से अनुसंधान परक आलोचना समृद्ध हुई है। विशेषतः दक्षिण की द्रविड़ परिवार की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा आर्य परिवार की भाषाओं मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि की प्राचीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों से हिंदी की तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से पूरे भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का जो उद्घाटन हुआ है वह हिंदी की शोध यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। ठीक है, सन 1960 से लेकर 1986 तक की लगभग 26 वर्षों की अवधि में शोध का क्षेत्र और विस्तृत हुआ। इस अवधि में हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास, शिवनाथ, वैष्णव साहित्य में रस परिकल्पना, प्रेम स्वरूप, हिंदी की वीर धारा, वटे कृष्णा, आधुनिक हिंदी तथा बांग्ला काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन इंद्रनाथ चौधरी, हिंदी भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति आंदोलन का अध्ययन रति भानु सिंह नाहर, हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन चंद्रकांत महादेव वांदिवेटकर, केशव का आचार्यत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना विजयपाल सिंह कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हिंदी और कन्नड़ की साहित्यिक प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन MS कृष्णमूर्ति, आधुनिक हिंदी और मलयालम कविता में प्रकृति और प्रेम रामचंद्र नायर, जम्भोजी विश्नोई संप्रदाय और साहित्य हीरालाल माहेश्वरी, तमिल और हिंदी साहित्य के आधार पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का अध्ययन मलिक मोहम्मद। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोग टॉपिक चुने हैं और फिर उस पर पीएचडी इन्होंने किया है। तो लगातार काम होते रहे हैं और अनुसंधान और अन्वेषण पर आधारित आलोचनाएं भी लिखी जाती रही हैं। तो ढेर सारी रचनाएं हैं, तो इनको आप बुक से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, अभी मैं कुछ रचनाओं का नाम नहीं ले रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से कोर्स से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे एक खास है कि प्रेमचंद का जीवन, कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे शोध कार्य किए हैं। एक तरीके से उनको प्रेमचंद विशेषज्ञ भी कहा जाता है। तो कमल किशोर गोयनका का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ, पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि JNU में प्रोफेसर थे, इन्होंने अकत कहानी प्रेम की भी एक पुस्तक लिखी है कबीर पर। तो ये सब क्या है, शोध ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, आगे चलकर कुछ किताबों में हो गए। अगर 1992 ईस्वी तक स्वीकृत शोध प्रबंधों की संख्या देखें तो लगभग 6114 थी। विगत 11 वर्षों में यह संख्या 10,000 से ऊपर पहुंच गई होगी। तो ये तो रामचंद्र तिवारी के समय की बात है, अब तो और इसकी संख्या बढ़ गई होगी। यह हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार का ही एक द्योतक है। जहाँ तक गुणात्मक उत्कर्ष का प्रश्न है, शोधपरक आलोचना की स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। स्वीकृत शोध प्रबंधों में पिष्ट प्रेषण, कट कॉपी पेस्ट की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्व चिंतन और नवीन व्याख्या का तो नितांत अभाव है। एक अच्छे शोध प्रबंध के प्रकाशित होते ही उसे आधार बनाकर कई शोध प्रबंध तैयार कर लिए जाते हैं। संभव है प्रवाह के स्थिर होने पर शोध स्तर में सुधार हो और अनुसंधान परक आलोचना हिंदी के गौरव के अनुकूल प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो इस तरीके से हमने हिंदी आलोचना के विकास क्रम में छायावादी आलोचना से होते हुए तमाम आलोचना की अन्य विकासात्मक धाराओं पर विचार किया और फिर पीएचडी इत्यादि पर भी विस्तृत रूप से बातचीत की। और जो भी रामचंद्र तिवारी की चिंता थी कि आजकल पीएचडी के नाम पर कट कॉपी पेस्ट ही ज़्यादातर हो रहा है, उसमें कोई नवीन व्याख्या नहीं दिखाई पड़ रही है, ये बात सही है। और लगातार पीएचडी उपाधियाँ हो रही हैं, लेकिन एक तरीके से बस वो लाइब्रेरी और तमाम विश्वविद्यालयों की ही शोभाओं को बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छे आलोचनात्मक कार्य आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं अगले हम लेक्चर के साथ, जो कि हिंदी आलोचना का विकास क्रम का आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर के बारे में आप सभी कमेंट्स कर बताइए कि आप सभी को कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्ते।